हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑडियो सेशन विद मी सीए प्रीति अग्रवाल। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कंसिडरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर किया था, दैट इज़ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और हमने उसके एक्सेप्शंस भी पढ़े, सर्कमस्टांसेस वे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। अब इस सेशन में आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये थियोरी में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, इस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और अ क्वेश्चन ऑफ 6 to 7 मार्क्स। थियोरी क्वेश्चन ही आता है मोस्टली, केस बेस भी आ सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, आप वेट करें तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई लेक्चर्स फॉर बिजनेस लॉज एंड BCR आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट capreetiagarwal.com। इन लेक्चर्स के साथ आपको एक 30 डे का कैलेंडर मिलेगा, स्टडी कैलेंडर, जो फॉलो करके आप 30 डेज़ में लॉ पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हो। उसमें टेस्ट्स भी आएंगे और वहाँ पर कैलेंडर में ही हमने लिखा है कि ये डे पे आपको कौन सा टेस्ट लेना है। सो 30 डेज़ में आप पूरा का पूरा लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बुक्स हार्ड कॉपी में दी जाएंगी आपको। सो डू विजिट माई वेबसाइट capreetiagarwal.com। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। तो चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं। हमारा जो एक लास्ट पार्ट बाकी था, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25। सेक्शन नंबर भी आपको याद करके जाना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो इफ़ यू सी माई नोट्स, तो वहाँ पे हमने लिखा है दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। ये हमारा बेसिक रूल है। देखो, एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, लेकिन देर आर सर्टन एग्रीमेंट्स विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन डज इट मीन कि दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलता है, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता है, बट इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। सेक्शन 25 ये एक्सेप्शंस की बात करता है। एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, आपको सेपरेटली केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो 4 प्रोविजंस दिख रहे हैं आपको, ये चारों आपको याद करके जानी है और उसको ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। नाउ दीज आर एक्सेप्शंस। ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पर द एग्रीमेंट इज़ वैलिड इवन इफ देयर इज़ कंसिडरेशन फॉर जस्ट वन पार्टी। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। Husband, by a registered document, promised to pay 25,000 rupees to his wife. अब यहाँ पर वाइफ को तो 25,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ़ दोज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और ऐसे कौन से 4 कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल प्रॉमिस कर दिया दैट आई विल पे यू 25,000 रुपीज़, कल को कौन प्रूव करने जाएगा? इसीलिए लॉ बोलता है एक्सेप्शन में आने के लिए इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय लॉ। अच्छा, अगर मैंने राइटिंग में ले आई, मैंने उसको रजिस्टर भी कर दिया, तो एनफोर्सिबिलिटी तो यहीं पे आ गई। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इट मस्ट बी बिटवीन पर्सन स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। नियर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन हो सकता है, मैरिज का रिलेशन हो सकता है। इफ़ ऑल दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओनली देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। वाइफ को कंसिडरेशन है, हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिलता, बट इवन देन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर द हस्बैंड। क्यूमुलेटिव कंडीशंस है, ऑल 4 हैव टू बी सेटिस्फाइड। अजय विजय, दे आर 2 brothers, Ajay very rich, Vijay very poor. Now Ajay, out of natural love and affection, promises to pay the debts of Vijay. अब भाई विजय तो इन्जॉय कर रहा है, उसके तो सारे डेट्स पे ऑफ हो रहे हैं, अजय को तो कुछ भी नहीं मिलता। बट इवन देन लॉ बोलता है इफ़ दोज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट इज द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, इट इज रजिस्टर्ड, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पर्सन स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, देन द एग्रीमेंट इज वैलिड। अब यहाँ पर नियर रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, दोनों भाई हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो अजय इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ क्वारल कर लेते हैं, ठीक है, वाइफ बोलती है तो मुझे कभी पैसे नहीं देते, और हस्बैंड बोलते हैं यार तू मुझसे आर्ग्यू मत कर, ये 10,000 रुपीज़ मैं तेरे को हर महीने दूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्वारल है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे नहीं बेस्ड है। देयर मे बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन देम एज हस्बैंड एंड वाइफ, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा इवन इफ इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। नेक्स्ट वी हैव agreement to compensate for past voluntary services.
तो यहाँ के कंडीशंस क्या होने चाहिए, दैट सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली, इट मस्ट बी रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिस, द प्रॉमिस मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एंड ही मस्ट हैव फुल इंटेंशन ऑफ कॉम्पेंसेटिंग द प्रॉमिस। ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, इसको ऐसे ही लर्न करने जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा। ए वॉलेंटरीली फाउंड द पर्स ऑफ बी एंड रिटर्न्स द पर्स टू हिम। नाउ बी आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो बोलते हैं कि भाई आई प्रॉमिस टू पे यू 500 रुपीज़ एज रिवॉर्ड। नाउ इन दिस केस ए ने वॉलेंटरीली बी का पर्स ढूंढा, बी बोलता है कि अब मैं तुझे 500 रुपीज़ देना चाहता हूँ। जब वो प्रॉमिस कर देता है इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ए को तो कंसिडरेशन है 500 रुपीज़, लेकिन बी को तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन लॉ बोलता है फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इफ़ द सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली बाय ए एंड इट हैज़ बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर को बेनिफिट मिला, उसको अपना पर्स वापस मिल गया, ही हैज़ इंटेंशन टू पे। ए मांग नहीं सकता चल 500 रुपये दे वरना मैं तेरा पर्स रिटर्न नहीं करूँगा, वो मांग नहीं सकता। तो बी ने इंटेंशन दिखाया कि मुझे तुझे पे करना है, इन दैट केस इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर वो रिक्वेस्ट पे जाता कि बी ने रिक्वेस्ट किया अरे यार ए प्लीज़ मेरा पर्स ढूंढ लेना, मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, तो अगर ए एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी ये ढूंढा तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो जाता था। यहाँ पर हम वो पास्ट कंसिडरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो वॉलेंटरीली गया। अच्छा, पास्ट कंसिडरेशन में वो हमारे बोलने पे जाता है, यहाँ पर तो वो वॉलेंटरीली गया, इट इज़ नॉट पास्ट कंसिडरेशन। ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा जहाँ पर वॉलेंटरीली उसने फाइंड किया, मैं उसको कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी फुल इंटेंशन है मैं उसको कॉम्पेंसेट कर रही हूँ फॉर दैट पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, मुझे कुछ नहीं मिलता, इवन देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगता है कि मैम उसको पहले तो मिल गया था ना अपना पर्स, पास्ट कंसिडरेशन है। नहीं, यहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन नहीं आएगा, उसको ए ने वॉलेंटरीली वो पर्स ढूंढा है, बी के बोलने पे नहीं ढूंढा है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट? टाइम बार्ड डेट मीन्स अ डेट विच इज सो ओल्ड दैट इज इट इज़ बियॉन्ड द टाइम when it is legally enforceable। अच्छा, लॉ ऑफ लिमिटेशन हमको क्या बोलता है कि अगर डेट है तो 3 साल का टाइम है भाई, 3 साल में केस कर दो, उसके बाद आप लीगली तो ये डेट रिकवर नहीं कर पाओगे। अब ए हैड टू पे 10,000 रुपीज़ टू बी, 3 साल बीत गए लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए थे। 3 साल के बाद वो खुद से आता है और बी को बोलता है कि आई एम रेडी टू पे दैट मनी टू यू, लेकिन मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपीज़ है। तो बोलता है यार पैसा आता है आने दो, तो बी बोलता है चल दे दे, लेकिन तू लिख के दे दो कि तू मेरे को पेमेंट करने वाला है। तो ए ने लिख के दिया, साइन भी करके दिया, प्रॉमिस किया दैट आई एम गोइंग टू पे दैट मनी टू यू, दिस रिलेट्स टू अ टाइम बार्ड डेट। अब सोचने वाली बात ये है कि उसने ये प्रॉमिस करके दिया है, बी को तो कंसिडरेशन है 6,000 रुपीज़, लेकिन ए को तो कुछ भी नहीं मिलता। हम बोलते हैं अरे यार बेचारे बी को पैसे मिलते हैं, ए देने को तैयार है, देने दो, इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं दैट इफ़ द एग्रीमेंट इज़ इन राइटिंग, अगर वो प्रॉमिस कर रहा है इन राइटिंग, वो साइन भी करके दे रहा है आइदर वो या उसका एजेंट, एंड इट रिलेट्स टू अ टाइम बार्ड डेट, देन इट इज़ वैलिड इवन दो देयर इज़ नो कंसिडरेशन फॉर ए। आप ये नहीं बोल सकते मैम पहले तो उसको 10,000 रुपीज़ मिले थे ना, वो कंसिडरेशन, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम बार्ड डेट से रिलेटेड वाला है कि मैं तुमको पे करूँगा इवन दो द टर्म हैज़ एक्सपायर्ड, ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें एक ही को कंसिडरेशन है, इवन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सेक्शन नंबर आपको याद करके जाना है दैट एजेंट अपॉइंट करने के लिए मुझे उसको कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब वो सेल करेगा तब हम उसको कंसिडरेशन देंगे। नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंट अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंप्लीटेड गिफ्ट। देखो वर्ड पे ध्यान दो, कंप्लीटेड। अच्छा, आपने गिफ्ट दे दिया, रिटर्न गिफ्ट नहीं मांग सकते, हम मांगते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन आपने अगर गिफ्ट दे दिया विच इज़ एक्चुअली मेड बाय द डोनर एक्सेप्टेड बाय द डोनी, दैट कैन बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हम रिटर्न गिफ्ट नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन की भी ज़रूरत नहीं। आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो, नेबर को गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन कंप्लीटेड होना चाहिए। मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया आप सीए पास हो जाओगे ना, मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूंगी, क्या आप सीए पास हुए हो? अभी तक तो नहीं, तो ना आपने कुछ काम किया ना मैं कुछ दूंगी, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ओनली अ प्रॉमिस दैट आई विल पे 5,000 रुपीज़ ऑन योर बर्थडे, सिर्फ एक प्रॉमिस किया है, कुछ दिया तो है नहीं, तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंप्लीटेड होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नियर प्रॉमिस विल नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीटेड गिफ्ट वाला एक्सेप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ बेलमेंट। देखो, बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज नोन एज द बेलर एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज नोन एज द बेली। अब मैंने मेरे फ्रेंड के वेयर हाउस में गुड्स रखे, चलो मान लो कि नोटबुक्स रखी, मैंने उसको बोला देख कॉलेज शुरू होने वाला है, जून जुलाई का महीना है, बहुत सारी नोटबुक्स हैं, मेरे गोडाउन, मेरे शॉप में रखने की जगह नहीं, तो तेरे गोडाउन में रखेगा क्या? वो भी मान गया। तो मैंने वो नोटबुक्स उसके गोडाउन में डिलीवर कर दी। वो 2 महीने के लिए अपने पास रखने वाला है, जो सेल हो गया ठीक है, जो नहीं सेल होगा वो मैं वापस ले जाऊँगी।
दिस एक्ट ऑफ डिलीवरी इज नोन एज बेलमेंट एंड द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज नोन एज द बेलर एंड द अदर पर्सन जो गुड्स का ख्याल रखने वाला है वो है बेली। अब मैंने उसको पूछा, देख 2 महीने तो अपने गोडाउन में रख रहा है, मैं तेरे को कितने पैसे दूँ? उसने बोला, अरे नहीं नहीं, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, तेरे से थोड़ी ना पैसे लूँगा। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन होने की ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट दैट ही इज़ गोइंग टू कीप माई गुड्स सेफली, ही इज़ गोइंग टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर पर्पस इज ओवर, दैट इज़ इनफ कंसिडरेशन फॉर द बेलर। और बेली क्या सोचता है, अरे यार बेलर ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, ही हैज़ पार्टेड विद द गुड्स, दैट इज इनफ कंसिडरेशन फॉर द बेली। तो पैसे नहीं लिए इसका ये मतलब नहीं कि वो ख्याल नहीं रखेगा, पैसे नहीं लिए फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट हो जाता है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, ऑल द प्रोविजंस ऑफ बेलमेंट विल अप्लाई। द लास्ट एक्सेप्शन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। देखो आपने किसी को बोला कि मैं तेरे को 5000 रुपीज़ दूंगा एज चैरिटी, आप उससे रिटर्न में तो कुछ मांग नहीं सकते। जैसे यू गिव 5000 रुपीज़ टू अ फ्लड विक्टिम, अब आप उसको तो नहीं बोलोगे कि तू मुझे क्या देगा। सो चैरिटी डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, लेकिन कंप्लीटेड चैरिटी होनी, जैसे हमने कंप्लीटेड गिफ्ट पढ़ा था, चैरिटी में आपने 5000 रुपीज़ दे दिए तो फिर आपको कुछ भी रिटर्न में अगर नहीं भी मिला, इवन देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैंने से प्रॉमिस किया दैट आई विल पे 5000 रुपीज़ फॉर द रिपेयर्स ऑफ अ चर्च, और मेरे इस प्रॉमिस के बेसिस की वजह से सामने वाली पार्टी ने 3000 का मटेरियल खरीद के रख लिया। देखो प्रॉमिस है, वैसे तो आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव एनीथिंग, लेकिन मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे वो 3000 का मटेरियल खरीद के बैठा है तो मुझे एटलीस्ट 3000 तो देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं तभी लायबल रहूँगी जब मुझे प्रॉमिस करते टाइम ये अंदाज़ा आ गया था, यार ये तो मटेरियल खरीदने में जाने वाला है, तो मुझे एक अंदाज़ा आ गया था कि ये पर्सन कुछ तो लाइबिलिटी इनकर करेगा। इन दैट केस देन आई विल हैव टू लेटर, अगर वो वाकई में जाके खरीद लेता है, आई विल हैव टू पे एटलीस्ट 3000 रुपीज़। अच्छा, वो 7000 का मटेरियल खरीद देता है, नहीं, देन आई विल बी लाइबल ओनली फॉर द promised amount, that is rupees 5000. So in case of charity I will be liable to pay at least the amount of liability that has been incurred, लेकिन जितना प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा तो हम नहीं देंगे। ओके, सो इन दिस केस, और हाँ, अगर उसने प्रॉमिस मैंने किया था लेकिन उसने कुछ भी खर्चा नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं दूँगी, जस्ट अ प्रॉमिस। लेकिन मैंने चैरिटी के तौर पे दे दिए पैसे, फिर मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था आपको, एकदम रैपिड फायर रिविजन चल रही है हमारी ऑडियो नोट्स के साथ। ऐसा ही पॉडकास्ट भी है मेरे पास जहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, हेड पॉइंट्स, कीवर्ड्स, मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी कीवर्ड्स, एंड सेक्शन नंबर हम पढ़ेंगे स्टोरी फॉर्मेट में। कॉम्बो भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, तो यार एक बार वेबसाइट विजिट कर लो, बहुत कुछ मिलेगा आपको अपने काम का। बहुत ही फ्री नोट्स भी है, फ्री डाउनलोडेबल नोट्स हैं, सेक्शन नंबर की लिस्ट है, तो काफ़ी सारा मटेरियल है, तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। और मैं मेरे अगले ऑडियो सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ना, ये इतने ईजी है ना हमको याद रीड सुनने के लिए कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कान में आपने लगा दिया, आप ये नोट सुनते रहो, एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में मेरी आवाज़ सुनाई देगी और आप मुझे एग्जाम में ज़रूर याद करोगे। तो बस सुनते रहो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स इन ऑडियो नोट्स को सुनते रहो, और आपको फिर एग्जामिनेशन लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। कोई भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड ये व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरे वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कितने भी डाउट्स हैं, कितने भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट ऑडियो सेशन एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।